हेलो बच्चों। अब तक हमने जो भी पढ़ा क्लास 10th के चैप्टर 2 में उसको हम लोग इस क्लास में समराइज करेंगे ताकि जो भी चीज़ें छूट गई हैं वो यहाँ पर कवर हो जाएं अपने अल्टीमेटली। तो जब भी हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि पूरा जो इकोनॉमी का ढांचा है या जो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे टुकड़ों में या चरण में बांटा गया है, सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिससे कि हमें ये समझने में आसानी हो कि क्या क्या काम हो रहा है। नहीं तो अगर आप बात करें पूरे देश को देखेंगे तो इस तरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या परिस्थितियां हैं, कैसे आप कैलकुलेट करें। इन सारी चीज़ों को लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए सेक्टर्स को बांटा गया है और बाद में इन्हीं सेक्टर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं जब, तो आपका जीडीपी निकाल लिया जाता है। जब गुड्स एंड सर्विस की फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर आप उसको क्या कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी क्रम में हम ये देखेंगे कि जो एक सेक्टर है वो बिना दूसरे सेक्टर के काम नहीं कर सकता। आपस में इन तीनों सेक्टर्स में टोटल इंटरडिपेंडेंसी है। अभी आप केवल प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन क्रियाकलाप ही देख रहे हैं। चतुर्थक और पंचम यहाँ पर नहीं है, जिसे हम ब्लू कॉलर जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स भी कहते हैं। इन जॉब्स के बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, जो साइंटिस्ट लोग करते हैं, जहाँ पर सारा का सारा वर्क ब्रेन वर्क होता है या एनालिटिकल एबिलिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं किया गया है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसका पूरा डिपेंडेंस होता है सेकेंडरी सेक्टर पे। अब आप कहेंगे कैसे? प्राइमरी सेक्टर का सीधा सा मतलब है वो चीजें जो आपको डायरेक्टली नेचर से रॉ मटेरियल के तौर पर प्राप्त हो रही हैं। तो जो भी चीजें आपको मिल रही हैं उनको आप जब सेल करेंगे या जब उनकी वैल्यू होगी तभी तो आपको उससे कुछ मिलेगा। मान लीजिए कि कोई भी अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें, अगर मान लीजिए शहद है, शहद आपको हनी बी से मिल गया, आपको मधुमक्खी से शहद मिल गया, लेकिन अगर कोई उसे कंज्यूम ही ना करे तो क्या वो शहद आपके काम आएगा? नहीं आएगा। लेकिन शहद कंज्यूम करते हैं क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं और उसका टेस्ट अच्छा है, वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो अल्टीमेटली प्राइमरी सेक्टर में जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर अगर ना खरीदे तो वो सारी चीजें वैल्यूलेस हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली जो किसान है वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीजें होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या तो सेकेंडरी में लाई जाती हैं या प्राइमरी से सीधे टर्शियरी में चली जाती हैं, क्योंकि गांव से सीधे लोग शहर ले जाकर उसको बेच देते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि तीनों सेक्टर में इंटरडिपेंडेंस है। एक के बिना दूसरा, दूसरे के बिना तीसरा, पहले के बिना तीसरा, तीसरे के बिना पहला कोई भी नहीं चल सकता है। सेक्टोरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है। प्राइमरी सीधे से आपको कहता है कि आपके पास जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके लाओ। सेकेंडरी कहता है कि उनको लेकर के आ गए हो, प्रोसेस कर लो। टर्शियरी कहता है प्रोसेस कर लिया है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा लो। अगर आप बात करें किसी भी तरह के मिनरल की बात करें, मान लीजिए सोना, चांदी, हीरा, तांबा, जो भी है, या लोहा, जो भी चीजें आपकी बनाई जाती हैं, अगर बनाई जाएंगी तो वो सेकेंडरी फॉर्म में। जब वो एक्सट्रैक्ट की जा रही हैं तो प्राइमरी सेक्टर में है, क्योंकि आप उसे जमीन से निकालेंगे, ठीक है, फिर प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर ला करके आप उसको ज्वेलरी बनाएंगे या कुछ उसको कन्वर्ट करेंगे फॉर्म, फिर टर्शियरी सेक्टर में आप यहाँ से वहाँ दूसरी जगह भेजेंगे। इसीलिए दिया है ऑप्शंस में, मतलब एग्जांपल्स दिया है। प्राइमरी सेक्टर में कौन है? फ्लावर कल्टीवेटर हो गया, फिशरमैन हो गया, गार्डनर हो गया, बी कीपर हो गया, ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। उसके बाद ये सब आपके सेकेंडरी सेक्टर में वो आते हैं जो प्राइमरी सेक्टर के जो भी रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में आ गया आपका टेलर, वेंडर, कुरियर, जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब के सब आपके टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं।
उसके बाद कह रहा है शिफ्ट्स इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, क्योंकि हिस्टोरिकली जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब जिनको भी आज हम देख रहे हैं, जिन कंट्रीज को जो पूरी तरह डेवलप्ड हो चुकी हैं, अभी हम तो डेवलपमेंट के स्टेज में हैं, लेकिन वो इकोनॉमीज जो पूरी तरह डेवलप हो चुकी हैं उनमें मेजर शिफ्ट देखने को मिलता है। इनिशियली वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डोमिनेट करता है, लेकिन ओवर द टाइम टर्शियरी सेक्टर पैरामाउंट हो जाता है। सेक्टर शिफ्ट की ये बात किया है। अल्टीमेटली टर्शियरी सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपस में लोगों को कनेक्ट करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। ये एक जीडीपी दिया है जो कि ट्रेंड है 1971 से 2012। ये देख के आप बता सकते हैं कि देश की स्थिति क्या थी और वहां से आने के बाद यहाँ है। टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज्यादा मेजर प्रोपोर्शन है। अकेले प्राइमरी सेक्टर 2010-11 में उतना है जितना 1970 और 71 के दौर में था। तो ये देख के इजीली पता चल जाता है। जब हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब है वो काम जिसके बदले हमें भुगतान मिलता है। मतलब वो काम काम करके हम देंगे, पेमेंट सामने वाला देगा, वो आपको पैसा देगा। तो जिस काम के बदले आपको पेमेंट मिलता है वही आपका एम्प्लॉयमेंट में आता है। लेकिन क्या हो अगर जो काम एक व्यक्ति के द्वारा किया जाना है उसमें 5 व्यक्ति लगे हुए हैं, मतलब उनमें से कोई भी अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर रहा किंतु उस काम पे लगा हुआ है, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहा जाता है या हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। मुख्यतया यह कृषि जैसे क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। और देश के लिए अंडर एम्प्लॉयमेंट इस समय एक बड़ी प्रॉब्लम है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि देश की जनसंख्या ज़्यादा है, संसाधन सीमित है। ऐसे में अगर रोजगार नहीं होगा तो लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। साथ ही नरेगा 2005 में राइट टू वर्क के अंडर इसीलिए गारंटी प्रोवाइड की गई थी कि हर लेबर को एटलीस्ट 100 दिन की गारंटी दी गई थी कि जिसकी वजह से उसको कम से कम साल में 100 दिन काम मिलेगा। ऐसी स्थिति ना हो कि उसे काम ना मिले और वो अपना जीवन यापन ही सही ढंग से ना कर पाए। ठीक। इसके अलावा बूस्टिंग रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट, रूरल स्ट्रेटेजीज और अर्बन स्ट्रेटेजी। जब भी डेवलपमेंट की बात होगी स्ट्रेटेजी रूरल और अर्बन की अलग अलग होगी। अगर हम रूरल की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वहां पर खेती। खेती के लिए जरूरत है सिंचाई का पानी, मतलब सिंचाई के लिए प्रॉपर पानी की व्यवस्था। तो उस पानी के लिए जरूरी है हम वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, इन्वेस्ट करें। वहां पर हम नहरों को बनाएं, बारिश के समय उस पानी को रोकने की व्यवस्था करें, कुएं को बनाएं, पानी की निकासी को कहीं गांव में एक जगह किसी तालाब से जोड़ दें जिससे कि जानवरों के पीने की व्यवस्था हो जाए, तो जो बाकी पानी है उसमें बचत होगी। तो इस तरह की स्ट्रेटेजीज बना के हम गांव का विकास कर सकते हैं। साथ ही लैंड डेवलपमेंट की कोशिश करें, वहां पर डैम्स और चेक्स बनाए जाए। लैंड डेवलपमेंट से मतलब है कि किसी भी भूमि का अति उपयोग ना करना जिससे कि उसकी सिंचाई की या उर्वरता की क्षमता ही समाप्त हो जाए। उसके बाद है अर्बन स्ट्रेटेजीज, इन्वेस्ट इन बेसिक इंडस्ट्रीज। जो भी छोटी छोटी जगहें हैं शहर में जहाँ पे आपको उम्मीद है कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट करके जो वहाँ के लोगों को, शहर के लोगों को रोजगार मिल सकता है, उनका जीवन बेहतर हो सकता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकता है, तो अर्बन एरिया में ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करने की ज़रूरत है। रूरल अर्बन में कोशिश ये है कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसा कमाना सिखाया जाए। तो ये सारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो रूरल और अर्बन में अलग अलग अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अगेन ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड को डिवाइड किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमेशा
जो कंपनी है वो रजिस्टर होगी और गवर्नमेंट के रूल वो फॉलो करेगी, साथ में उसे सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने होंगे, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, चाहे वो पेड लीव हो, चाहे वो मैटरनिटी लीव हो या पेंशन हो, ऐसी सारी चीज़ों को उसे फॉलो करना होगा। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि ये स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं और इनकी वजह से, मतलब जो इनकी जो स्मॉल यूनिट्स है उसकी वजह से किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी दे पाना मुश्किल होता है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों की लाइफ क्रिटिकल होती है क्योंकि इन्हें किसी तरह का पेड लीव नहीं मिलता, किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती और इनके एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन्हें कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो देश में नौकरी कम होने और जनसंख्या ज़्यादा होने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपको एक्सप्लॉइट कर पाना बहुत आसान हो जाता है। अगेन पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को क्रिएट करना और उसके साथ ही एक सोशल सिक्योरिटी देने की कोशिश करना, जिससे कि जो लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफिल इजीली किया जा सके। कम्युनिटी डेवलपमेंट पर फोकस करना, अक्सर आपने सुना होगा सहकारी व्यवस्था या ग्रामोद्योग चलाना, या मतलब सिंपल लैंग्वेज में गाँव में महिलाओं को इकट्ठा करके उनको थोड़ा पैसा बैंक के माध्यम से दिलाकर उनसे क्षेत्रीय स्तर पर कोई काम करवाना, जिससे कि उन्हें मुनाफा हो, उनका दैनिक जीवन और आर्थिक जीवन बेहतर हो सके। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात होती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, चाहे वो एग्रीकल्चर में इनपुट हो, चाहे वो आपका जितना भी थ्रेशर हार्वेस्टर हो, जितनी भी मशीनरी हो, जितनी तरह के आपके इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हों, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का एक ही रीज़न है, उनके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज देना और सस्ते में लोन देना। कोई भी आपको कंपनी डालना है, एमएसएमई डालना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए प्रॉपर आपको पैसे की व्यवस्था देना, ये पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। साथ ही छोटी कंपनीज को बड़ी कंपनीज से जोड़ना, जिससे कि अच्छी इनकम हो सके। फ्यूचर में किस चीज़ पर फोकस होना चाहिए? टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ को धीरे धीरे और बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ में अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो जो स्वदेशी वस्तुओं को बनाने में सक्षम हो। साथ ही जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करके दी जा सके ताकि उनका जीवन बेहतर बने और उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। साथ ही पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लगातार काम करते हैं, जिससे लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सके। तो कहने का मतलब अगर हम इस पूरे चैप्टर को सम अप करें तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। मेन बात है अन और फ्यूचर की बात किया जाए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों की लिविंग कंडीशन बेटर करने की ज़रूरत है, जिससे लोगों के फिजिकल ग्रोथ, मेंटल हेल्थ, देश का विकास, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जीडीपी सब कुछ एक साथ आगे बढ़ पाए। हर एक चीज दूसरे चीज से जुड़ी हुई है। कोई भी सरकार जब अपने नागरिकों के स्वस्थ रहने और अच्छी व्यवस्था पर ध्यान देगी तो अल्टीमेटली उस देश का आर्थिक विकास होगा। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।